हेलो दोस्तों, आप सभी को टॉपर स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं आनुवंशिकता एवं जैव विकास क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं आनुवंशिकी क्या होती है यानी इसके अध्ययन के बारे में। तो आनुवंशिकता यानी वंशागति विभिन्न लक्षणों का पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होना, यानी विभिन्न या विविधता एवं जनक और संतति के लक्षणों की असमानता की अवस्था। यानी इसको दो भागों में डिवाइड की गई है, शारीरिक कोशिका की विभिन्नता और जनन कोशिका की विभिन्नता। यानी यह शारीरिक कोशिका में आती है, ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते, जैव विकास में सहायक नहीं है। इन्हें उपार्जित लक्षण भी कहा जाता है, उदाहरण कानों में छेद करना, कुत्तों में पूंछ काटना। यह जनन कोशिका में आती है, यानी जनन कोशिका विभिन्नता। यह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, जैव विकास में सहायक होते हैं। इन्हें अनुवांशिक लक्षण भी कहा जाता है, उदाहरण मानव के बालों का रंग, मानव शरीर की लंबाई। जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन, यानी विभिन्नताएं क्या होती है, जनन द्वारा परिलक्षित होती है, चाहे जंतु अलैंगिक जनन हो या लैंगिक जनन हो। अलैंगिक जनन रहती है तो विभिन्नताएं कम होगी। डीएनए प्रतिकृति के समय न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न होती है, जबकि लैंगिक जनन में विविधता अपेक्षाकृत अधिक होगी। क्रॉस संकरण के द्वारा गुणसूत्र क्रोमोसोम के विसंयोजन द्वारा म्यूटेशन उत्परिवर्तन के द्वारा। विभिन्नता के लाभ, प्रकृति की विविधता के आधार पर विभिन्नता जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं, उदाहरण उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणुओं को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। दूसरा, पर्यावरण कारकों द्वारा उत्तम परिवर्तन का चयन जैव विकास प्रक्रम का आधार बनाता है। स्वतंत्र फ्री एयर बल्ब एवं जुड़े कर्णफली मानव समष्टि में पाए जाने वाले दो परिवर्त हैं। मेंडल का योगदान, मेंडल ने वंशागति के कुछ मुख्य नियम प्रस्तुत किया है। मेंडल के आनुवंशिकता के जनक के नाम से जाना जाता है। मेंडल के मटर पौधे के विप्रयासी 7 विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया जो स्थूल रूप से दिखाई देती है, जैसे कि बीज का आकार गोल झुर्रीदार, बीज का रंग पीला हरा, फूल का रंग बैंगनी सफेद और फली का रंग फुली हुई और सिकुड़ी हुई। फली का रंग हरा पीला, पुष्प की स्थिति अक्षीय अत्यंत और पुष्प की स्थिति लंबा बौना। तो चित्र, मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधे के विप्रयास विशेषकों को साथ जोड़े। तो मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चयन, मेंडल ने मटर के पौधों के चयन निम्नलिखित गुणों के कारण किया था। पहला, मटर के पौधे में विप्रयासी विकल्पी लक्षण स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। इनका जीवन काल छोटा होता है, सामान्यतः स्वपरागण होते हैं, परंतु कृत्रिम तरीके से परपरागण भी कराया जा सकता है। एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनाते हैं। मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधे के 7 विशेष विश्लेषक हैं। पहला, तने की ऊंचाई, लक्षण विपरीत लंबा या बौना, फूल का रंग सफेदी और बैंगनी सफेदी, फूल की स्थिति अक्षीय सत्य, फली के आकार फूला सुकरा, फल का रंग हरा पीला और बीज का आकार गोला मुरझाया और बीज का रंग पीला हरा। इसी प्रकार एकल संकरण माने मोनोहाइब्रिड, मटर के 2 पौधों एक जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य क्रॉस संकरण को एकल संकर क्रॉस कहा जाता है। यानी उदाहरण लंबे पौधों तथा बौने पौधे के मध्य संकरण। एकल संकरण यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस, पी यानी लंबा पौधा टीटी गुने बौना पौधा टीटी। इसका स्ट्रक्चर है सभी लंबे पौधे, एफ गुने एफ लंबा पौधा बौना पौधा। तो अवलोकन, प्रथम संतति F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे लंबे थे। F2 पीढ़ी में 3 व 4 लंबे पौधे एवं बटा 4 बौने पौधे थे। जीनोटाइप इस तरह से यानी टीटी इतना अनुपात में होता है। निष्कर्षण यानी टीटी एवं टी स्मॉल टी दोनों लंबे पौधे होते हैं, फिर टीटी बौना पौधा। टी एक प्रति पौधे का लंबा बनाने के लिए पर्याप्त है, जो कि पौधे बौनेपन के लिए टी की दोनों पत्तियां डबल टी होनी चाहिए। टी जैसे लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, जैसे लक्षण अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। द्विसंकरण या द्विविकल्पी संकरण क्या होते हैं? मटर के 2 पौधों के 2 जोड़ी विकल्पों के लक्षणों के मध्य क्रॉस, जैसे कि इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम इसमें देख रहे हैं। चित्र, द्विसंकरण क्रॉस के परिणाम जिनके जनक 2 जोड़ी विपरीत द्विसंकों में भिन्न थे, जैसे बीज का रंग और बीज की आकृति। F2 गोले पीले बीज 9, गोले हरे बीज 3, जुड़ीदार पीले बीज 3, जुड़ीदार हरे बीज 1। इस प्रकार से 2 अलग अलग बीजों की आकृति और रंग को स्वतंत्र वंशानुगति होती है।
लक्षण अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करते हैं, यानी कोशिका के डीएनए, जीन, डीएनए के रचनात्मक क्रियात्मक इकाई, सूचना स्रोत या प्रोटीन संश्लेषण। तो प्रोटीन विभिन्न लक्षणों की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करती है, एंजाइम या हार्मोन। जीन टी, एंजाइम का दक्षता से कार्य करना है, पर्याप्त मात्रा में हार्मोन बनाना, लंबे पौधे। जीन टी अप्रभावी लक्षण है, एंजाइम का कम दक्षता से कार्य करना, अपर्याप्त मात्रा में हार्मोन बनाना, पौने पौधे। लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी कारण है। कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण अंडे के उष्मायन ताप पर निर्भर करते हैं, जैसे घोंघा। कुछ प्राणियों जैसे मानव में लिंग निर्धारण लिंग सूत्र पर निर्भर करता है, XX मादा, XY नर। तो मानव में लिंग निर्धारण पेरेंट्स लैंगिक सूत्र, नर यदि XY, मादा XX, यानी XX या XX तो मादा, XY नर और XY नर। तो आधे बच्चे लड़कियों में आधे लड़की हो सकते हैं। सभी बच्चे चाहे वो लड़का हो अथवा लड़की अपनी माता से X गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। अतः बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। जिस बच्चे को अपने पिता से X गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है वो लड़की, एवं जिसे पिता से Y गुणसूत्र प्राप्त हुआ लड़का होता है। जैव विकास, विकास वह निरंतर धीमी गति से होने वाला प्रक्रम। जैव विकास यानी विकास वह निरंतर धीमी गति से होने वाला प्रक्रम जो हजारों करोड़ों वर्ष पूर्व जीवों में शुरू हुआ, जिससे नई स्पीशीज का उद्भव हुआ है। स्थिति पहला, लाल भृंगों का समूह, जनन के द्वारा रंग में परिवर्तन। सभी भृंग लाल, केवल एक हरा। कौवे द्वारा लाल भृंग का लक्षण, भृंगों की संख्या में कमी। एक भृंग हरा, जनन, संतति हरा। हरे भृंगों का जड़ियों से मेल, कौवों द्वारा भक्षण में कमी, हरे भृंग की संख्या में बढ़ोतरी। निष्कर्ष, यानी हरे भृंगों के प्राकृतिक चयन का फायदा क्यों हुआ, क्योंकि वे हरी झाड़ियों में दृश्य नहीं थे। यह प्राकृतिक चयन कौवा द्वारा किया गया। प्राकृतिक चयन भृंग समष्टि में अनुकूल दर्शा रहा है कि जिससे समशिष्ट पर्यावरण में और अच्छी तरह से रह सके। लाल भृंगों का समूह, जनन द्वारा रंगों में परिवर्तन। सभी भृंग लाल, केवल एक नीला, जनन, लाल भृंगों की संख्या में बढ़ोतरी। एक नीला भृंग, जनन, और नीले भृंगों की संख्या में बढ़ोतरी। कौवे लाल तथा नीले भृंगों को पहचान कर खा जाते हैं, यानी भृंगों की संख्या में कमी आती है, लाल भृंग नीलों से अधिक। अचानक हाथी आता है, भृंगों सहित झाड़ी को रौंदा देते हैं, यानी संयोग से नीले भृंग बच जाते हैं। तो निष्कर्ष यहाँ पे ये निकला, जो रंग परिवर्तन में अस्तित्व के लिए कोई लाभ नहीं मिला। यह संयोग ही था कि दुर्घटना के कारण एक रंग के भृंग समष्टि बच गई, जिससे समिष्ट का स्वरूप बदल गया। अतः छोटी समिष्ट में दुर्घटना किसी जीन के अपवृत्ति को प्रभावित कर सकती है, जबकि उनका उत्तरजीविता हेतु कोई लाभ न हो। स्थिति तीसरा, लाल भृंगों के समूह, भृंगों का आवास झाड़ियों पादप रोग लग जाता है। भृंगों के औसत भार में अल्प अवशोषित की वजह से कमी, भृंगों की संख्या में निरंतर गिरावट, पौधों का रोग समाप्त हो जाता है, भृंगों की संख्या तथा भार में फिर से वृद्धि। निष्कर्ष ये निकलता है, भृंगों की जनसंख्या में कोई आनुवंशिक परिवर्तन नहीं आता। जनसंख्या प्रभाव कुछ समय के लिए पर्यावरण के कारण आया था। उपार्जित एवं आनुवंशिक लक्षण, उपार्जित लक्षण और आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं? ये लक्षण जीवों द्वारा अपने जीवन में प्राप्त किए जाते हैं और ये लक्षण जीवों को वंशानुगत प्राप्त होते हैं। ये जनन कोशिका के डीएनए के कोई अंतर नहीं लाते एवं अगली पीढ़ी को वंशानुगत या हस्तांतरित नहीं होते, और ये जनन कोशिकाओं में घटित होते हैं तथा अगली पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं। जैव विकास में सहायक नहीं है, अल्प पोषित भृंग के आधार में कमी। जैव विकास में सहायक है, मानव की आंखों में बालों के रंग। जातीय उद्भव किस प्रकार होता है, यानी जीन प्रभाव उन दो समष्टियों के बीच होता है जो पूरी तरह से अलग नहीं हो पाती किंतु आंशिक रूप से अलग है। उपसमिष्ट यानी एक्स स्थानीय, उपसमिष्ट X2 प्रवास यानी जनन, जीन प्रभाव, स्थानीय समष्टि में विभिन्नता। दूसरा, आनुवंशिक विचलन, किसी एक समष्टि की उत्तरोत्तर पीढ़ियों में जिन्स की बारंबारता से अचानक परिवर्तन का उत्पन्न होना। प्राकृतिक चुनाव, वह प्रक्रम जिसमें प्रकृति उन जीवों को चुनाव कर बढ़ावा देती है जो बेहतर अनुकूलन करते हैं। भौगोलिक प्रतिकरण क्या है, तो जनसंख्या में नदी, पहाड़ आदि के कारण आता है। इसमें दो उपसमिष्ट के मध्य अंतर्जन नहीं हो पाता। आनुवंशिक विचलन क्या है, समिष्ट Z, उपसमिष्ट Z1, भौगोलिक रूप से विलग नदी, पहाड़ इत्यादि, उपसमिष्ट Z2।
उत्तरोत्तर पीढ़ी यानी विभिन्न परिवर्तनों का संग्रहण, उपसमिष्ट Z1, उपसमिष्ट Z2, आनुवंशिक विचलन, प्राकृतिक विचलन, उपसमिष्ट Z1, उपसमिष्ट Z2, असमर्थ यानी न्यू स्पीसीज 1, न्यू स्पीसीज 2। यानी आनुवंशिक विचलन का कारण है यदि डीएनए परिवर्तन पर्याप्त है तो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन। अब आइए जानते हैं विकासीय संबंधी योजना। समझात अभिलक्षण क्या होता है? तो विभिन्न जीवों में यह अभिलक्षण जिनकी आधारभूत संरचना लगभग एक समान होती है, यद्यपि विभिन्न जीवों में उनके कार्य भिन्न होते हैं। उदाहरण पक्षियों, सरीसृप, जलस्थचर, स्तनधारियों के पदों की आधारभूत संरचना एक समान है, किंतु यह विभिन्न कशेरुकी जीवों में भिन्न भिन्न कार्य के लिए होते हैं। समझात अंग यह प्रदर्शित करते हैं कि इन अंगों की मूल उत्पत्ति एक ही प्रकार के पूर्वजों से हुई है एवं जैव विकास का प्रमाण देते हैं। दूसरा है समरूप अभिलक्षणम, वो अभिलक्षण जिनकी संरचना व संगठन में अंतर होता है, सभी की उत्पत्ति भी समान नहीं होती किंतु कार्य समान होता है। उदाहरण पक्षी के अग्रपाद व चमगादड़ के अग्रपाद। समरूप अंग को प्रदर्शित करते हैं कि जंतुओं के अंग जो समान कार्य करते हैं अलग अलग पूर्वजों से विकसित हुए हैं। जीवाश्म, जीव के परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। उदाहरण जैसे कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में सूखकर कठोर हो जाए। उदाहरण अमोनाइट यानी जीवाश्म अस्केरिसुकी, ट्राइलोबाइट जीवाश्म अकेशुकी, नाइटिया जीवाश्म मछली, राजोसरस जीवाश्म डायनोसॉर कपाल। अब जीवाश्म कितने पुराने हैं? खुदाई करने पर पृथ्वी की सतह के निकट वाले जीवाश्म गहरे स्तर पर पाए गए जीवाश्मों की अपेक्षा अधिक नहीं होते हैं। फॉसिल डेटिंग, जिसमें जीवाश्म में पाए जाने वाले किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों अनुपात के आधार पर जीवाश्म का समय निर्धारण किया जाता है। विकास में वर्गीकरण, विकास में वर्गीकरण दोनों आपस में जुड़े हैं। जीवों का वर्गीकरण उनके विकास के संबंधों का प्रतिबिंब है। दो स्पीसीज के मध्य जितने अधिक अभिलक्षण समान होंगे उनका संबंध भी उतने ही निकट होगा। जितना अधिक समानताएं उनमें होगी उतनी उद्भव भी निकट आतीत में समान पूर्वजों से हुआ होगा। जीवों के मध्य समानताएं हमें उन जीवों को एक समूह में रखने और उनके अध्ययन का अवसर प्रदान करते हैं। जैसे कि हमने पढ़े आगे पढ़ते हैं आनुवंशिक विलक्षण क्या होते हैं। किसी विकास समझाते विलक्षण दान के लिए जैसे समरूप अभिलक्षण, अभिलक्षण जिसकी संरचना और संगठनों में अंतर होता है, सभी भी उत्पत्ति भी समान नहीं होती किंतु कार्य समान होते हैं। पक्षी के अग्रपाद एवं चमगादड़ के अग्रपाद। समरूप अंगों प्रदर्शित करते हैं कि जंतुओं के अंग जो समान कार्य करते अलग अलग पूर्वजों में विकसित हुए हैं। जीवाश्म, जीव के परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते। उदाहरण जैसे कोई भी मृत कीट गर्म मिट्टी में सूखकर कठोर हो जाए। उदाहरण अमोनाइट यानी जीवाश्म अकशेरुकी, ट्राइलोबाइट यानी जीवाश्म अकशेरुकी, नाइटिया जीवाश्म मछली, राजोसोरस जीवाश्म डायनासोर कपाल। जीवाश्म कितने पुराने हैं? तो खुदाई करने पर पृथ्वी की सतह के निकट वाले जीवाश्म गहरे स्तर पर पाए गए जीवाश्मों की अपेक्षा अधिक नए होते हैं। जैसे कि फॉसिल डेटिंग, जिसमें जीवाश्म में पाए जाने वाले किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों अनुपात के आधार पर जीवाश्म का समय निर्धारण किया जाता है। अब विकास एवं वर्गीकरण, विकास एवं वर्गीकरण दोनों आपस में जुड़े हैं। जीवों का वर्गीकरण उनके विकास के संबंधों का प्रतिबिंब है। दो स्पीसीज के मध्य जितने अधिक अभिलक्षण समान होंगे उनका संबंध भी उतना ही निकट होगा। तीसरा, जितना अधिक समानताएं उनमें होगी उनका उद्भव भी निकट अतीत में समान पूर्वजों से ही होगा। यानी जीवों के मध्य समानताएं हमें उन जीवों को एक समूह में रखने और उनके अध्ययन का अवसर प्रदान करती है। अब विकास के चरण के बारे में, जैसे विकास क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों में हुआ है। योग्यता के लाभ, आँख का विकास यानी जटिल भागों का विकास डीएनए में मात्र एक परिवर्तन द्वारा संभव नहीं है। ये क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों में होता है। यानी जैसे कि प्लेनेरिया में अति सरल आँख होती है, कीटों में जटिल आँख होती है और मानव में द्विनेत्री आँख होती है। गुणवत्ता के लाभ यानी पंखों का विकास, पंख पर ठंडे मौसम में ऊष्मारोधन के लिए विकसित हुए थे, कालांतर में उड़ने के लिए भी उपयोगी हो गए। उदाहरण जैसे डायनासोर के पंख थे पर पंखों से उड़ने में समर्थ नहीं थे, पक्षियों ने परों को उड़ने के लिए अपनाया। कृत्रिम चयन,
कृत्रिम चयन में आते हैं बहुत अधिक भिन्न दिखने वाला संरचनाएं एक समान परिकल्प में विकसित हो सकती है। यानी 2000 वर्ष पूर्व मनुष्य जंगली गोभी के एक खाद्य पौधे के रूप में उगाता था तथा उससे चयन द्वारा उसे विभिन्न सब्जियां विकसित की। इसे कृत्रिम चयन कहते हैं। जंगली गोभी, घाट गोभी, केल केल यानी केवल चौड़ी पत्तियां, गोभी, फूल गोभी, ब्रोकोली। पुष्पों की वृद्धि रोकना, बद्ध पुष्प और पत्तियों के बीच की दूरी में कमी। तो जंगली गोभी का विकास, तो आणविक जाति वृद्धि, यह इस विचार पर निर्भर करता है कि जनन के दौरान डीएनए में होने वाले परिवर्तन विकास की आधारभूत घटना है। दूसरा, दूरस्थ संबंधी जीवों के डीएनए में विभिन्नताएं अधिक संख्या में संचित होगी। मानव विकास, यानी मानव विकास के अध्ययन के मुख्य साधन उत्खनन, समय निर्धारण, डीएनए अनुकरण का निर्धारण, जीवाश्म अध्ययन और मानव प्राचीनतम सदस्य अफ्रीका मूल में खोजा गया। फिलिपींस, इंडोनेशिया के द्वीपों, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया और ऑस्ट्रेलिया, यानी विभिन्न समूह में कभी आगे एवं पीछे गए। समूह कई बार परस्पर विलग हो गए, कभी अलग होकर विभिन्न दिशाओं में आगे बढ़े, कुछ वापस आकर परस्पर मिल गए। तो आनुवांशिक परिभाषाएं के बारे में जानते हैं। चलो आइए जानते हैं पहला, जैसे कि जीन। तो मेंडल ने जीन को कारक अथवा फैक्टर कहा। जीन आनुवांशिकता की इकाई है। दूसरा, युग्म विकल्पी क्या होता है? अलील, जिसको विकल्पित विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़े को युग्म विकल्पी यानी अलील कहा जाता है। ये कि जीन के थोड़ा सा रूप भिन्न होते हैं। विषम युग्मजनी यानी हेटेरोजाइगस, ये जीव जिनमें विपरीत विशेषकों के अलील होते हैं, टीटी। चौथा, समयुग्मी यानी होमोजाइगस, ये वे जीव जिनमें समान विशेषकों के अलील होते हैं, जैसे टीटी यानी टीटी। प्रभाविता, डोमिनेंस, वह जीन जो F1 पीढ़ी में प्रकट होता है। सूक्ष्म अप्रभावी, रिसेसिव, वो जीन जो प्रभावी जीन के समक्ष प्रकट नहीं होता। जीनी परोप क्या होता है? जीव का जीन के आधार पर प्रारूप, जैसे टीटी या टीटी। दृश्य प्रारूप, फिनोटाइप, यानी जीव का बाहरी दृश्य के आधार पर प्रारूप, जैसे लंबे पौधे, बौने पौधे। सूक्ष्म विकास, छोटे क्षेत्र में होने वाले विकास, यानी उदाहरण भृंगों के शरीर में रंग में परिवर्तन। स्पीसीज यानी जनसंख्या में समान जीवों के समूह जो आपस में निषेचन कर उत्पादन जीव बनाता है। गुणसूत्र, धागे जैसी संरचना जो कोशिका केंद्र में पाई जाती है, जिसमें कोशिका की आनुवंशिक सूचना होती है। डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ये गुणसूत्र में उपस्थित होते हैं। इस तरह से आनुवंशिकता एवं जैव विकास जो अध्याय थी वो खत्म हो गई और इससे जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी सारी कुछ बता दी है। उम्मीद करता हूँ अभी सभी को ध्यान से सुने होंगे और अच्छे से नोट किए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए वीडियो और नए दिन की शुरुआत करते हैं तो अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।